हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून अविनाश, सौरभ, राहुल, गौरव, श्याम, प्रद्युम्न, शिवम। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। निधि, कवित, उज्जवल, आयुष, तमन्ना, प्रद्युम्न, पारुल, हर्ष, मयंक, राजीव, गौरव, अभिषेक, आरिफ, कार्तिक, संजीव, गर्वित, गीतांजलि, विक्की, अविनाश, प्रिया, आलोक, श्याम, गौरी, संजय, राजीव। क्या हालचाल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। कहां गया बच्चा? नहीं गया या अंकित गया? अच्छा, कौन है इसमें? कौन है? अच्छा, फिर भेज देना इसको। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर, है ना? डाइस यानी कि पासा। पासा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी हमें मजा भी आ रहा है इस टॉपिक को पढ़ने में। और 2 दिन की छुट्टी आपको मिली, सैटरडे और संडे, और मैं उम्मीद करता हूं इन 2 दिनों में आपने पुरानी क्लासेस का बैकअप ले लिया होगा। जो क्लासेस आपकी छूट गई हैं वो क्लासेस आप लोगों ने अटेंड कर ली होगी। क्योंकि एक चीज याद रखना बेटा, हम तैयारी शुरू कर देते हैं फुल जोश और एनर्जी के साथ, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, है ना? और लाइफ में सिर्फ वही सक्सेस हो जाता है जो उस एनर्जी और उस जोश को मेंटेन रखता है, उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। याद रखना, जो बच्चा कंसिस्टेंट है ना, जिस बच्चे के अंदर रेगुलरिटी है, सिलेक्शन वही पा पाएगा। आ जाओ आ जाओ, वरना आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। बस इतना याद रखना। तबीयत ठीक है बेटा? ये आ जाओ, यहाँ बैठे। तो 1 सेकंड बैठो, मैं इंट्रोड्यूस करूँ। यहाँ बैठ जाओ, गेट बंद कर देना, लाइट आते हैं। हाँ जी। तो भाई गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, आपकी मुलाकात अभी हम एक बच्चे से कराते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि CHSL का रिजल्ट आया है ना, और CHSL, ठीक है, में काफी सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। और जैसे कि आप जानते हैं, करियर बिल प्लेटफॉर्म हमेशा से ही सबसे आगे रहा है रिजल्ट देने के मामले में। और आप जैसे ही भाई बंधु जो अभी पर्दे के पीछे पड़ रहे हो, है ना, अभी एक जो भाई आए हुए हैं सिलेक्शन लेने के बाद, ये भी कभी आपके साथ ही थे। और जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ना, अभी ये भी अपने कमेंट्स देख पा रहे हैं, ऐसे ही इनके कमेंट्स आते थे। तो ये पर्दे से के पीछे थे, लेकिन आज इन्होंने कुछ हासिल किया, तो ये पर्दे के सामने आए हैं आप लोगों के सामने। तो मैं इनको बुलाऊंगा, ये कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे, ये बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी। और इनका जो अटेम्प्ट था, आई थिंक 4th अटेम्प्ट था भाई, चौथा अटेम्प्ट था। तो पिछले जो 3 अटेम्प्ट इनके क्यों खराब हुए, क्या कारण है? क्योंकि हमें ना दोनों लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो लाइफ में सक्सेस होते हैं उनसे भी और जो सक्सेस नहीं हो पाते उनसे भी। क्योंकि जो लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो वो कहीं ना कुछ कमी कर रहे हैं, और उसके बाद अगर वो सक्सेस हो रहा है तो उनको पता होता है कि जो कमी वो कर रहे थे वो आपको नहीं करनी। तो उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, ताकि वो गलती हम ना दोहराएं, और उनसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। और एक लाइफ मोटिवेशन होता है हमारे लिए, ठीक है? लाइफ मोटिवेशन जिसको हम कह सकते हैं कि आप भी कल, है ना, कल आप भी अभी जो पर्दे के पीछे आप भी सामने आओगे। तो भाई मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं अंकित कुमार, जो दिल्ली से ही है, रोहिणी से आए हुए हैं, ठीक है, रोहिणी में रहते हैं, दिल्ली में। आ जाओ भाई। इनका 416 रैंक है इनकी। और भाई बहुत बहुत बधाई हो अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, है ना। और आप देख ही पा रहे होगे कमेंट्स आ रहे, देखो कमेंट्स ना इसके अंदर से होल्ड हो जाती है जब एक साथ कई कमेंट्स आ जाते हैं ना, इस तरीके से कमेंट चलते रहते हैं। आप कहते थे ना कि सर सबके कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ पाते हो। अब बताओ, अगर हम सबके कमेंट्स का रिप्लाई दें तो कैसे पढ़ाएंगे? अब ये जो कमेंट्स है ना, रुक रुक के आ रहे हैं, क्योंकि एक साथ काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस चक्कर में। तो भाई इनकी 416 रैंक है और इनको डिपार्टमेंट मिला है इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट? इंटेलिजेंस ब्यूरो इनको डिपार्टमेंट मिला है CHSL में। ये इनका चौथा अटेम्प्ट था। और इनके बारे में अब ये भी रोहिणी से है, सेक्टर 28 से, ठीक है। तो मैं इनको अभी माइक दूंगा तो ये कुछ बताएंगे अपने बारे में किस तरीके से। चलो भाई, पहले तो मिठाई खा लेते हैं, ठीक है? यही मिठाई है बेटा जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो?
तो अभी आप पर्दे के पीछे हो, इनकी तरह आपको भी पर्दे के सामने आना है एक दिन, ठीक है, और डेफिनेटली आओगे। और ये आप में से ही निकले भाई बंधु है, ऐसा नहीं है ये मतलब स्पेशल कैटेगरी है या कोई भगवान ने अलग से लोगों को बनाया है जो सक्सेसफुल होते हैं। ये आप में से ही कोई एक होता है। और देखो भाई का चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब पता है क्या है? ऐसा नहीं कि ये बहुत मतलब अरे सर कुछ तो बाई बर्थ इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो सब चीजें इनके लिए इजी होती हैं, बट ये जब फोर्थ अटेम्प्ट में निकालना है तो ये आपकी तरह ही जैसे सारे हैं वैसे ही आप भी हो। बस इन्होंने वो डेडिक, जैसे मैं बात कर रहा था ना, कंसिस्टेंसी वो रखी होगी तब ये शायद यहां पर पहुंचे हैं। चलिए तो मैं इनको माइक देता हूं, मैंने बहुत बोल लिया, कुछ इनकी बातें सुनो कि भाई कैसे तैयारी करी, बैकग्राउंड क्या, पहले तो अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताया, 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद बताना कि तैयारी कैसे करी और सिलेक्शन क्यों नहीं ले पा रहे थे और अब सिलेक्शन क्यों हुआ। जब तक मैं मिठाई खा लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पीयूष सर, आपने जिस हिसाब से मुझे रीजनिंग पढ़ाया एंड बाकी चीज़ें जो रीजनिंग में बहुत दिक्कतें होती हैं ये सर, कि कई बार ना हम वो थिंक नहीं कर पाते एग्जाम में जिस हिसाब से हमें करना चाहिए। तो सर ने ना जैसे हमें पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, चीज़ों को कैसे टैकल करना है, क्वेश्चंस को किस हिसाब की सोच रखनी चाहिए, तो वो सर ने मेरे को बहुत अच्छा सिखाया है। और मैं भी चाहता हूँ मतलब बाकी भी आप सिखा ही रहे हैं, बाकी भी स्टूडेंट्स जो है वो हों। और मैं जो हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मेरी 11th और 12th जो है यहीं दिल्ली से ही, मैं पूरा दिल्ली से ही पास आउट हूँ। और ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम करा है DUSL, बिकॉज ना सर मेरे को कॉलेज नहीं मिल पाया था क्योंकि उस समय कट ऑफ जाती थी बहुत ज़्यादा। मेरे को रेगुलर कॉलेज चाहिए था लेकिन मेरे को मिल नहीं पाया था, तो मैंने ओपन से करा, साथ ही साथ मैंने तैयारी भी करी थी स्टार्ट। और बाद में मुझे जब दिक्कतें हुई तो फिर कैरियर ने बहुत हेल्प करी। और सर रीजनिंग वगैरह में तो आप थे ही, और मैं बच्चों के सजेशन से मेरे को सर का पता लगा और सर इतना अच्छा पढ़ा है उन्होंने कि रीजनिंग में मेरे सर मेनली 2 क्वेश्चन सिर्फ गलत हुए, वो भी सर पता नहीं गलत नहीं होने चाहिए थे इस बार। देखो बहुत छोटी सी गलतियां होती है, अगर हम भी एग्जाम देने बैठेंगे ना तो हमसे भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा, वो तो ह्यूमन एरर है, वो उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी सर पूरी कोशिश थी कि मतलब मेनली मैथ्स और रीजनिंग की वजह से सिलेक्शन हुआ है सर मेरा, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग में ही मैंने ज्यादा फोकस कर रखा था। हाँ बता रहे हो कि मैथ्स आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो मैथ्स का बताओ बच्चों को, मैथ्स कैसे कर लिया आपने कॉमर्स का, यानी कि मुझे तो नहीं लगता फिर मैथ्स आपको बेसिक मैथ्स आता होगा पहले से। यस सर, थोड़ा ये था कि जैसे राकेश यादव सर और गगन प्रताप सर ने बहुत हेल्प करी है मैथ्स में, उनके जो ट्रिक्स वगैरह थे और जो सर बताते थे समझाते थे उनको बार बार प्रैक्टिस करना। और सर थोड़ा ये भी रहता ना कि रीजनिंग और मैथ्स को जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा आपको आता रहेगा। तो बेस्ट चीज यही है कि आप घर पे प्रैक्टिस करो अपना जितना हो सके। और एक बात याद रखना हमेशा कि कंटेंट जो है ना वो सर का एकदम हाई लेवल पे है, उससे बाहर तो कुछ नहीं आना है। सर प्रीवियस ईयर भी उठा के देख लो, आप कुछ भी उठा के देख लो, उससे बाहर तो चीजें होती ही नहीं है। हमें तो उतना ही हमें पढ़ना है जितना सर पढ़ाते हैं और उतने में ही हमें बेस्ट बनना है, परफेक्ट बनना है अपने आप में। तो सर बस कहने का मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यस सर। बच्चे क्या करते हैं, नई नई चीज पढ़ने के चक्कर में ना पुराना भूल चले जाते हैं और नया 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 उसमें लगे रहते हैं। जीएस के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, जीएस का बताओ कुछ। सर जीएस का बता दूं, लेकिन पहले सर एक चीज बता दूं, चार अटेम्प्ट मुझे इसीलिए लग गए समझने में, क्योंकि ये होता था ना कि हम सोचते थे कि भाई ये कंटेंट पूरा नहीं है वगैरह वगैरह, तो हम ना और दूसरे के पीछे भागते थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही थी। और जीएस में जो बच्चे बोल रहे हैं, जीके जीएस में आप जो भी टीचर से पढ़ रहे हो उनमें आप जो है एकदम परफेक्ट बनो, और जितना वो पढ़ा रहे कम से कम आप उतना कर लो कि उसमें मैं परफेक्ट हूं। ठीक है, अगर वो चीजें आई तो मैं गलत करके नहीं आऊंगा। और जीके जीएस का जो बहुत ज्यादा हुआ है, मैंने 20 में से 15 क्वेश्चन ठीक कर दिए थे मेंस में, और 5 क्वेश्चन मैं लगा के तो सारी आया था, लेकिन 5 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए। तो वो गलत होने भी नहीं चाहिए थे क्योंकि उतना ज्यादा पेपर हार्ड था नहीं। तो बहुत सारे सर क्या होता ना कि जीएस जीके में ना जो क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में बनते हैं ना वो होते थोड़े हाई लेवल के, लेकिन एग्जाम अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो उतने ज्यादा टफ होते ही नहीं है। वो आप पढ़ के जाओगे, जो आप पढ़ रहे हो ना बस वो गलत नहीं करना है, मेनली बस यही है सर जीके जीएस में। तो करियर भी कब ज्वाइन किया था आपने? सर 2021 में कोविड में सर ने बैचेस फ्री कर रखे थे। अच्छा। तो उस समय कैरियर ज्वाइन करा है 2021 में ज्वाइन किया था। यस सर। इंग्लिश की तैयारी का कुछ बताओ बच्चों को, इंग्लिश कैसे प्रैक्टिस करें भाई? वोकैब की प्रैक्टिस इंग्लिश में तो एक ही चीज है कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ग्रामर या वोकैब वगैरह, वो सारी चीजें आप
टू द पॉइंट रखो और डेली बेसिस पे आप पढ़ो। क्योंकि क्या होता है सर कि हम ना अगर बीच में कभी भी छोड़ देते ना तो प्रॉब्लम बहुत आती है बाद में, कि जैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह, फिर बाद में भूल जाएं, मतलब वो चीज़ अगर छोड़ जाए तो बाद में फिर रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इंग्लिश वगैरह आप लोग क्या करो, रेगुलर बेसिस पे रखो, और न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है, एडिटोरियल वगैरह आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश मेनली समझनी आपको अच्छे से आनी चाहिए, और उसके लिए तो बेस्ट टीचर्स हैं ही हमारे पास। और बाकी तो रीजनिंग सर है ही बिल्कुल। देखो सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे कि इन्होंने बताया कि 4 अटेम्प्ट इनको लगे निकालने में एग्जाम, और अब 416 इनकी रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ये मिला है इनको। तो मतलब इन जो ये अपनी कमी बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हम पढ़ना शुरू कर देते हैं किसी टीचर से, फिर हम सोचते हैं यार कुछ छूट रहा है, कुछ और टीचर ढूंढते हैं मार्केट में, कुछ और पकड़ा, अरे कंटेंट कुछ कम है, फिर उसका भी देखा, इसका भी देखा, चारों तरफ अपने हाथ फैला देते हैं। मतलब जो हमारे, देखो ये तो हम बचपन से एक डायलॉग सुनते आए हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। जिस बच्चे को करियर विल ऐप फर्स्ट अटेम्प्ट में हाथ लग जाता है ना, उसको इतनी वैल्यू नहीं होती है, वो बाद में समझ आती है उसको जब मार्केट की ठोकरे बच्चा खा लेता। ठीक है, और मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि करियर विल इज द बेस्ट, करियर विल इज वन ऑफ द बेस्ट। समझ रहे हो, आप जहां भी हो, अगर आपको, आप उस टीचर से कंफर्टेबल हो पढ़ने में, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को सारी चीज समझ आ रही है, तो उस पर पूरा ट्रस्ट करो। ठीक है, कोई भी टीचर बेकार नहीं होता। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो टीचर के साथ, तो आपको लग रहा है कि हाँ सारी चीजें स्मूथ है, फिर एक बिलीव होना चाहिए, और फिर मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, फिर उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, और रिवीजन प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देख लो, अब ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं जिनका आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो यही हालत हमारी होती है, अब हम पढ़ाएं, कमेंट करें, यही सारी चीज चलती रहती है। तो भाई अंकित बहुत बहुत आपका धन्यवाद, सर एक चीज और बधाई हो। हाँ, जो भी बच्चे मेनली मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग अगर आप देख रहे हो, तो थोड़ा याद रखना कि रीजनिंग में आपको मार्क्स जो है वो 90 में से आपको कम 80 प्लस का टारगेट लेके चलना है। और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, क्रिटिकल रीजनिंग आती है और भी बहुत सारी रीजनिंग आती है। तो सर की एक बात मेरे को बेस्ट लगी थी, सर पजल मेनली ना मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, तो पजल में ना सर ने बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई। पहले तो बेसिक सारी चीजें बताई, और उसके बाद ना ट्रिक्स बताई सर ने कि हाँ भाई इस तरीके से जो अप्लाई करो। और सर आज भी मैं जो उससे क्वेश्चंस करता हूं, तो मेनली मेरे को ना 2 से 3 सेकंड जो है वो लगते हैं रीजनिंग में, जो आपने चीजें बताई हैं। और इसी वजह से जो रीजनिंग में वो कर पाया पूरा अटेम्प्ट, और मैथ्स भी। और सर एक ये अच्छी बात हो गई कि इस बारी 1 घंटे का पेपर होता था ना, तो उसमें मेरा लगभग से लगभग 40 मिनट में हो गया था रीजनिंग और मैथ्स दोनों। अच्छा, और बाकी जो क्वेश्चंस छूट गए थे उसको देखा, 4-5 क्वेश्चंस रहते थे, उसके बाद वो देखी, तो सारी चीजें फिर अच्छी हुई। मतलब यही है कि आप प्रैक्टिस करो, स्पीड अपने आप इंक्रीज स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता तो अपने आप को हरा मत मानो, है ना। डिमोटिवेट मत हो, उदास बिल्कुल। अगर मान लो इस भाई का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, हार मान लेता, चलो थोड़ी कोशिश करी, दूसरी अटेम्प्ट में भी नहीं सिलेक्शन हुआ, फिर हार मान लेता, तीसरी अटेम्प्ट में के बाद भी हार नहीं मानी, तब जाके चौथी अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। देखो हम अटेम्प्ट तो बहुत सारे देते हैं लाइफ में, हो सकता है 10 अटेम्प्ट में भी हमारा सिलेक्शन ना हो, बट मैटर ये करता है कि हम अंदर से हार तो नहीं मान रहे। कभी कभी क्या होता है ना, हम अंदर से हार मान लेते, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पेपर देने चलते रहते हैं। लेकिन आपको वो जज्बा बनाए रखना है कि नहीं कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो दूसरे में सिलेक्शन लूंगा, दूसरे में नहीं तीसरे में सिलेक्शन लूंगा, बट अल्टीमेटली सिलेक्शन जरूर होगा। तो यही लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, जो हार के जीत के आए हैं, है ना। इसीलिए पेशेंस, बिलीफ, ये 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो पेशेंस, धैर्य, दूसरा विश्वास अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूं। और सिर्फ एक सरकारी नौकरी जीवन में बहुत कुछ नहीं होता। अगर आप पेशेंस, बिलीव रखते हो अपने आप में, तो जीवन में भी आप बहुत बड़े, मतलब एक काबिल आदमी बनोगे। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाकर ही आप एक बहुत बड़े काबिल इंसान बन सकते हो, है ना। अभी हम देखो, है हमारी तो कोई सरकारी नौकरी नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए लाइफ में अगर ऑनेस्टी के साथ आप काम कर रहे हो, मेहनत से काम कर रहे हो, तो सक्सेसफुल जरूर होगा। और मेन चीज है लाइफ में सक्सेसफुल होना, वो जरूर हो जाओगे। ठीक है, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीचे चाय नाश्ता करो, मिठाई ले जाओ, सबको नीचे खिला देना, है ना। ठीक है भाई, ओके अंकित भाई। चलिए भाई, तो भाई शुरू करते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। और
मोटिवेशन आपको मिल ही गया होगा। ठीक है, हमने आपको मोटिवेट, यही देखो मोटिवेशन वो शेरो शायरी नहीं होती कि मैं क्लास में एंटर करूं और सुना दूं आग लगा दो जज्बे में जमाना क्या देखेगा, हम वो चीज है जो जमाने को दिखाई। तो ये शेरो जो शायरी है ना, इनसे कुछ नहीं होता है ना, ये आपको पल भर के लिए मोटिवेट करती है, फिर जमीन पे धक से गिरा देती है। असली जो मोटिवेशन होता है ना, वो ये होता है, जो बच्चा सेलेक्ट होके आ रहा है आपकी भीड़ में से निकल के यहां खड़ा हो रहा है हमारे साथ, ये है आपके लिए असली मोटिवेशन। ये वो बच्चा है जो 4 बार हारा है फिर जाके सिलेक्शन ले पाया है, समझ रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले में तो आप ये सोच लोगे अरे ये तो पहले से इंटेलिजेंट था, बाई बर्थ था, इसको मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना बाई गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो ये वो नहीं था, समझ रहे हो, गॉड गिफ्टेड नहीं था, ये मेहनत से पहुंचा, अपने दम पे पहुंचा, मेहनत करके। बाई बर्थ ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है, समझ रहे हो जी। चलिए साहब, तो अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बहुत मोटिवेशन तुम्हें मिल गया, पता चले यार तुम जमाने में आग लगा दो, ज्यादा मोटिवेट कर दिया तो मैंने। तो डाइस टॉपिक हम शुरू कर रहे थे। याद करो बेटा, डाइस चैप्टर में क्या क्या चीजें आप पढ़ चुके हो, कोशिश करो याद आ जाएंगी आपको। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो, ठीक है। घुटनों में थोड़ा सा दर्द होगा आपके, लेकिन उस दर्द को सहन करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा जब आप जोर डालोगे अपने दिमाग पर तो आपकी नी में पेन होगा, बट उस पेन को सहन कर लेना, ठीक है। हाँ जी। तो भाई ने मैथ्स राकेश सर गगन सर दोनों से पढ़ी थी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, डाइस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो डाइस चैप्टर में टोटल कितने केसेस बनते हैं या तो हमारे एग्जाम में 1 फिगर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, या फिर हमें 2 फिगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। या तो 1 फिगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या 2 फिगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या मोर देन 2 फिगर, या फिर ओपन या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, गलती से अगर 2 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया तो 2 फिगर के अंदर 3 केसेस बनेंगे, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बेटा 1 फिगर क्वेश्चन किए थे जो कि नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व हो रहे थे। सबसे पहले हमने 1 कॉमन क्वेश्चन किए थे, सबसे पहले हमने 1 फिगर क्वेश्चन किए थे जो नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व हो रहे थे। और ये क्वेश्चन कंप्लीटली एग्जाम में ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। जो ऑप्शंस दिए गए अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हर बार हमारा आंसर बदलता जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हर बार हमारा आंसर जो है वो बदलता रहेगा, हर बार बदलता रहेगा। फिर हमने बेटा 2 फिगर वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए। 2 फिगर में सबसे पहले हमने नो कॉमन पढ़ा, तो नो कॉमन ट्रिक सीखी। अच्छा, जो नो कॉमन ट्रिक है वो वही ट्रिक है जिससे हमारा हर बार आंसर बदलेगा। नो कॉमन ट्रिक वही ट्रिक है जिससे हमारा हर बार आंसर बदलेगा, बदल ही रहा है बेटा। फिर हमने उसके बाद 1 कॉमन ट्रिक पढ़ी। क्या पढ़ी बेटा हमने उसके बाद? हमने फिर उसके बाद 1 कॉमन ट्रिक पढ़ी। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है? कॉमन कॉमन को ऊपर नीचे लिखो, कॉमन से क्लॉकवाइज, और जो एक दूसरे को ऊपर नीचे डाइस में वही एक दूसरे के अपोजिट नंबर से। और 1 कॉमन ट्रिक के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे। अच्छा, मैंने आपको एक ये भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ है, क्योंकि 2 विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं आ सकती, ठीक है। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। पासे में 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ आपको नहीं दिख सकती हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ है। और टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे भाई? टोटल हमने क्वेश्चन बना लिए हैं 12 क्वेश्चन बना लिए, और 2 केसेस हमने कंप्लीट कर लिए। हमने केस फर्स्ट भी पढ़ लिया, और हमने, है ना, केस सेकंड का नो कॉमन और 1 कॉमन भी पढ़ लिया। अब केस सेकंड का थर्ड पार्ट बचा हुआ है 2 कॉमन वाला। जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हमारे सामने होंगी, और दोनों स्थितियों में एग्जैक्टली कितनी सरफेस कॉमन होंगी? 2 सरफेस हमारी कॉमन होंगी। when there are only 2 common, एक ही पासे की 2 स्थितियां आपके सामने हैं, एक ही पासे की 2 स्थितियां आपके सामने हैं, और दोनों स्थितियों में कितनी सरफेस होंगी? 2 सरफेस कॉमन होंगी। when there are only 2 common। तो पहली बार हमने पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3। दोबारा से हमने इस पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 3 6 2। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ 3 6 1। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन।
यहां पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं, ठीक है। तो नो कॉमन ट्रिक आपने सीख ली, वन कॉमन ट्रिक सीख ली। अब मैं आपको टू कॉमन ट्रिक सिखा रहा हूं। टू कॉमन ट्रिक कैसे काम करेगी? टू कॉमन ट्रिक में क्या होता है बाबू, ये जो आंसर्स है ना बेटा, ये आंसर्स भी पता है किस पर डिपेंड करेंगे? ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। देखो 1 3 1 3 कॉमन है ना, 1 3 1 3 यहाँ पे 1 3 1 3 कॉमन है, दो सरफेस कॉमन है, दो सरफेस। तो बेटा जब दो सरफेस कॉमन होती है तो होता क्या है, कॉमन कॉमन को हटा दो, जो ये सरफेस बच गई ना डेफिनेटली ये एक दूसरे की अपोजिट होंगी। जो सरफेस बच गए डेफिनेटली ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये जो 1 और 3 है ना, इनके अपोजिट वो नंबर्स होंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये जो 1 और 3 है ना, इनके अपोजिट वो नंबर्स होंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से नंबर दिखाई नहीं दे रहे? कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे? 4 और 5। आपको 4 और 5 दिखाई नहीं दे रहे, समझ रहे हो? हाँ जी, 4 और 5 आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो ये आपके अपोजिट होंगे। अब इससे हम अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम इससे अपना सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा? जैसे कि मैं आपसे पूछूं एक के विपरीत क्या है, तो एक के विपरीत 4 और 5 में से कुछ भी आ सकता है। एक के विपरीत 4 भी आ सकता है, एक के विपरीत 5 भी आ सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 के विपरीत क्या है, तो बाबू 2 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 6 है। जैसे मैं आपसे पूछूं 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 4 और 5 में से कुछ भी आ सकता है ना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 1 और 3 में से कुछ भी आ सकता है, 1 और 3 में से कुछ भी आ सकता है। मैं पूछूं 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत 1 और 3 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 6 के विपरीत क्या है, तो बेटा 6 के विपरीत डेफिनेटली 2 है। तो टू कॉमन ट्रिक से बेटा सारे आंसर डेफिनेट नहीं होंगे, कुछ ही आंसर्स डेफिनेट होंगे। बाकी की जो आंसर्स हैं वो एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। तो दिस इज टू कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक से हमें सारे आंसर्स डेफिनेटली पता चल जाते हैं, लेकिन टू कॉमन ट्रिक्स से हमें सारे आंसर्स नहीं पता चल पाते। देर आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन को देखकर इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी? इसमें टू कॉमन ट्रिक लगेगी या इसमें वन कॉमन ट्रिक लगेगी? कौन सी ट्रिक यहाँ पे लगेगी, या नो कॉमन ट्रिक लगेगी? जल्दी से बताओ। और पता लगाने के बाद आप ये बताओ व्हाट इज अपोजिट टू ए, व्हाट इज अपोजिट टू बी, व्हाट इज अपोजिट टू सी, व्हाट इज अपोजिट टू डी, व्हाट इज अपोजिट टू ई एंड व्हाट इज अपोजिट टू एफ। जल्दी से बताओ। ए के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा? हाँ जी सर, डेफिनेटली इस क्वेश्चन में टू कॉमन ट्रिक लगेगी। डेफिनेटली सर इस क्वेश्चन में टू कॉमन ट्रिक लगेगी, है ना। टू कॉमन ट्रिक लगेगी। तो ए बी ए बी ए बी ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो बचा क्या सी, और यहां पर क्या बचा एफ। तो भैया सी के अपोजिट एफ आ गया, एफ के अपोजिट सी आ गया। सी और एफ देखो एक दूसरे के विपरीत हो गए, बहुत बढ़िया। और ये जो लेटर ए और बी है ना, ये जो लेटर ए और बी है, इनके अपोजिट वो लेटर्स होंगे जो कि दिख नहीं रहे। कौन कौन से लेटर नहीं दिख रहे? ए बी सी एफ। सर डी और ई दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हमारे टू कॉमन ट्रिक का परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसके आधार पे बेटा आप लाइव क्लास में जाके पुराने सारे लेक्चर्स देख सकते हो। तो अपोजिट टू ए, तो ए के अपोजिट क्या होगा? सर ए के अपोजिट डी और ई में से कुछ भी हो सकता है। अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट सर डी और ई में से कुछ भी हो सकता है। अपोजिट टू सी, सर सी के अपोजिट डेफिनेटली एफ है। अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट बेटा ए और बी में से कुछ भी हो सकता है। अपोजिट टू ई, ई के अपोजिट ए और बी में से कुछ भी हो सकता है। अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट डेफिनेटली क्या होगा? एफ के अपोजिट डेफिनेटली सी होगा। एफ के अपोजिट डेफिनेटली सी होगा। तो ये हमारे आंसर्स हो गए सारे, समझ रहे हो जी।
तो टू कॉमन ट्रिक जो ट्रिक है ना, एक शानदार जानदार ट्रिक तो नहीं है, क्योंकि इससे सारे डेफिनेट आंसर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो वन कॉमन ट्रिक है वो एक शानदार ट्रिक है जिससे हम सारे डेफिनेट आंसर्स निकाल लेते हैं। टू कॉमन ट्रिक में सारे आंसर्स हमें नहीं पता चल पाते, लेकिन वन कॉमन ट्रिक में हमें सारे आंसर पता चल जाते हैं। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं, ठीक है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं जो आपके सामने हैं, और ये है आपका 6 5 3, 6 5 3। आपको ये बताना है व्हाट इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 4 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 4 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 6 है, 4 के विपरीत 3 है, या 4 के विपरीत है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते, या डेटा इनसफिशियंट। 4 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 3 या 5 है, 4 के विपरीत कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। 4 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत ईदर 3 और 5 है, या 4 के विपरीत ईदर 2 3 और 5 है, ठीक है। 4 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 6 है, या 4 के विपरीत 5 है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे ही डिपेंड करेगा, डेफिनेटली, है ना। एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे ही डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन भी। हमसे पूछा है 4 के विपरीत क्या है, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 4। ये बताओ कौन सी ट्रिक लगाओगे, 1 कॉमन या 2 कॉमन। सर यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगाओगे, 3 5 3 5 कॉमन है, 3 5 3 5 कॉमन है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, और ये जो 3 और 5 है इनके विपरीत क्या होगा सर, 3 और 5 के विपरीत जो नंबर रह गए 2 और 4, और 2 और 4 के विपरीत होगा 3 और 5, है ना। हाँ जी, जब से मैं आपसे रीजनिंग पढ़ रहा हूं तब से आप रोज मेरे सपने में आ रहे हैं। ओ भाई साहब, मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। हाँ? यार किसी और के सपने देखो, मेरे सपने को देख रहे हो, हैं? क्यों भाई। तो हमसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत क्या है, तो बाबू 4 के विपरीत कभी भी 2 नहीं हो सकता, 2 और 4 तो एक साथ है। 4 के विपरीत होगा या तो 3 या फिर होगा 5, इनमें से कोई एक नंबर होगा, बट हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। तो भैया 4 के विपरीत 1 6 तो हो नहीं सकता, 3 के होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन या फिर कांट से है तो। 4 के विपरीत डेफिनेटली 3 और 5 में से कुछ भी होगा, 4 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 4 के विपरीत 3 और 5 में से कुछ होगा, ठीक है। 4 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन यहां पर हम 5 ऑप्शन को चूज कर लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया। तो 2 कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में किस पे डिपेंड करेंगे, दिए गए ऑप्शंस पे ही डिपेंड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और बेस्ट ऑप्शन चूज करने का तरीका मैंने पहली क्लास में बताया था डाइस की, और आज जो डाइस का थर्ड लेक्चर है, थर्ड, आज डाइस का बेटा तीसरा लेक्चर है, जबकि हम पहली क्लास में ही डाइस लेक्चर में ऑप्शंस को चूज करना सीख चुके थे। इफ 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 if e is at if e is at bottom if e is at bottom, then what will be at top, what will be at top। यदि e निचली सतह पर है, यदि e निचली सतह पर है, तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। अरे
हाँ जी। तो बेटा तुम सपने में भी पढ़ रहे हो मुझसे, लाइव क्लास में भी पढ़ रहे हो, यार ये तो चीटिंग है। फीस तुम दे रहे हो एक जगह, पढ़ रहे हो तुम मुझसे दो जगह है। ये तो चीटिंग है यार सरासर। इफ ई इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। तब ऊपरी सतह पर क्या होगा यदि ई निचली सतह पर है तो। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। देखो पहले तो ये बताओ कौन सी ट्रिक लगाओगे। नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। सर टू कॉमन ट्रिक लगेगी, बीसी बीसी को हटा दो। सर टू कॉमन ट्रिक लगेगी, बीसी बीसी को हटा दो। ए के अपोजिट डी है और डी के अपोजिट ए है। ए के अपोजिट डी है, डी के अपोजिट ए है, और ये जो बी और सी है इसके अपोजिट क्या होगा। सर ए बी सी डी ई एफ में से कौन कौन से लेटर रह गए, ई और एफ। तो बी और सी के अपोजिट ई और एफ होगा, ई और एफ के अपोजिट बी और सी होगा। हमसे पूछा यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, ई के विपरीत क्या है। हमें बताना है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ई। ई के विपरीत क्या है। देखो टू कॉमन ट्रिक लगा दो, बीसी बीसी को हटा दो, ए के विपरीत डी है और बी और सी के विपरीत होगा ई और एफ। हमसे पूछा है कि यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। इफ ई इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। ऊपर क्या है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछा है ई के विपरीत क्या है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, कोई बॉक्स है कार्टून का। हाँ हाँ, मैं यार लाना भूल गया, फिर मार्कर भी चाहिए या पेन से काम चल जाएगा। कुछ नहीं, बॉक्स देखो यार कोई पड़ा हो तो। इफ ई इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। यदि ई नीचे है तो सबसे ऊपर क्या होगा। तो व्हाट इज अपोजिट टू ई, जो ई के अपोजिट है, जो ई के अपोजिट है वही तो ऊपर होगा, सीधी सी बात। और ई के अपोजिट क्या है, बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। ई के अपोजिट, ई के अपोजिट बेटा बी भी हो सकता है, ई के अपोजिट सी भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, 2 4 6 और 2 1 4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1 6 5 है। बहुत ही बढ़िया, ये ले तो आए तुम, फिर इस पे लिखना पड़ेगा ना। हाँ चपाना पड़ेगा। ये बेकार पड़ा था क्या, ये निकाल के लाओ माइक से। निकाला ही रखा था। लिखेंगे कैसे यार, कार्ट्रिज का नहीं पड़ा, कोई कार्टून का चाहिए, उस पे होगा कप्तान। किसी शेप का चाहिए। क्यूब शेप का, क्यूबॉइड शेप हो, क्यूब शेप हो, क्यूबॉइड भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, लेकिन उसमें पेन चल सके बस, हाँ। पेन या मार्कर चल जाए, क्योंकि आज मैं बच्चों के लिए अपना डाइस लाना भूल गया। चलो कोई बात नहीं। तो 2 4 6 1 2। तो बताओ बेटा, इसी डाइस की अगर मुझे थर्ड पोजीशन देखनी है, अगर इसी डाइस की मुझे थर्ड पोजीशन देखनी है तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी थर्ड पोजीशन होगी। इसी डाइस की थर्ड फिगर मुझे देखनी है बेटा। 2 4 3, 2 4 3 और 3 5 2, 3 5 2, 3 5 2 और 6
3, 5। बताओ इसी डाइस की थर्ड फिगर इन चारों में से क्या बन सकती है? इसी डाइस की थर्ड फिगर इन चारों में से क्या बन सकती है? देखो, अगर आप 400-500 रुपए और खर्च कर सकते हैं तो हमारी बुक जरूर लें। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारी बुक है ना, उसमें प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, सारी ट्रिक्स हैं, सारे फॉर्मूले हैं, है ना, और प्रैक्टिस के लिए तमाम मटेरियल है बुक के अंदर, जो एक ही जगह आपको मिल रहा है हार्ड कॉपी की फॉर्म में। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो 400-500 और लगा के बुक ले लोगे हमारी तो आपको बहुत फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं हो सकता आपका। आप, है ना, हाँ जी, 400-450 रुपये खर्च करके आपकी जेब हल्की नहीं होगी, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मतलब ये है कि सोने पे सुहागा है वो किताब। मतलब आप अपने आप में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। समझ रहे हो? जी हाँ, क्योंकि हम हर चीज के प्रॉपर नोट्स नहीं बना सकते हैं, हर चीज हम ना पॉइंट पॉइंट लिख नहीं सकते अपने, लेकिन बुक में जो मैं बोल रहा हूं ना, वो शब्द बाई वर्ड मेरी बुक के अंदर लिखे गए हैं, जो मैं क्लास में बोलता हूं। ठीक है? हाँ जी, बताओ, पहले तो इसको सॉल्व करो बेटा। कौन सी ट्रिक लगाओगे? नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन। सर यहाँ पे जो ट्रिक लगेगी ना, वो 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। 2 4 कॉमन है, तो बेटा 1 के अपोजिट क्या है? 1 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 1 है, 1 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 1 है। और ये जो 2 और 4 है, इसके अपोजिट क्या होगा सर? कौन कौन से नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे? 3 और 5। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक नोट लिखाया था। क्या नोट लिखाया था बेटा? याद करना, वो नोट क्या था? टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। टू अपोजिट सरफेसेस, चलो छोड़ो, रहने दो, मैं कल ही बच्चों को प्रैक्टिकल करा दूंगा, रहने दो। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, ये मैंने एक नोट लिखाया था आपको। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। मैंने आपको नोट लिखाया था, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। इसी के आगे लिखो बेटा, इसी के आगे एक और नोट लिखो, जल्दी से लिखो। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। मेरे पास आपकी बुक है और मैं हर दिन उससे पढ़ाई करती हूं और उसमें लगता है आपकी क्लास ही कर रही हूं। हाँ, ये तो है बिल्कुल। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। बेटा जो दो विपरीत सतह होती है ना, वो ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि 1 और 6 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप डाइस को कैसे भी घुमा के देख लो, 1 और 6 में से हमेशा एक नंबर आपको हमेशा दिखाई देगा। ये दोनों एक साथ छिप नहीं सकते। इसका प्रैक्टिकल मैंने आपको पहली क्लास में कराया था, लेकिन आज मैं डाइस लाना भूल गया, कल आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। ठीक है? तो जब आप डाइस को देखोगे ना, तो या तो आपको एक दिखाई देगा या तो 6 दिखाई देगा। ये दोनों एक साथ छिप नहीं सकते 100%। तो बेटा इन दिए गए 4 ऑप्शन में से हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिख रही है या एक साथ छिप गई। देखो 1 और 6 दोनों एक साथ दिख नहीं सकते, कभी नहीं दिख सकते। और जो 1 और 6 ये दो अपोजिट है ना, ये दोनों कभी एक साथ छिप नहीं सकते। अब आप कहोगे सर दोनों छिप क्यों नहीं सकते? बेटा अगर 1 और 6 दोनों पीछे एक साथ छिप गए, अगर 1 और 6 दोनों छिप गए तो वो दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगे ना, जबकि ये दो विपरीत सतह है, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। तो 1 और 6 एक साथ कभी छिप नहीं सकते। 1 और 6 बेटा दोनों एक साथ कभी छिप नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 1 और 6 में से कोई भी एक नंबर आपको दिखाई दे। 1 और 6 में से कोई भी एक नंबर आपको दिखाई दे, सिर्फ वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे एलिमिनेट।
बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिस ऑप्शन में या तो दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है या फिर दो विपरीत सतह एक साथ छिप गई हैं। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अच्छा, इस बेसिस पे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास डेफिनेट आंसर नहीं थे। डेफिनेट जो आंसर थे सिर्फ वो 1 और 6 की बेसिस पे थे। और इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ना मुश्किल से 2-4 सेकंड लगेंगे, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। बिना पेन पेपर के आप आंसर दे सकते हो, बिना पेन पेपर के। AFC, बहुत बढ़िया। AFC, ADF, बहुत बढ़िया। ADF, बहुत बढ़िया। एक ही पासे की दो विपरीत सतह, मतलब दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली बार पासों को देखा तो AFC, दोबारा देखा ADF। अब इसी पासे की थर्ड फिगर इन चारों में से कौन सी हो सकती है? मल्टीपल फिगर हो सकती है, लेकिन इन चारों में से कौन सी फिगर हम बना सकते हैं ये आपको बताना है। इन चारों में से कौन सी फिगर हमारी हो सकती है ना? इन चारों में से कौन सी फिगर हमारी हो सकती है? बताओ। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें या तो दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं या दो विपरीत सतह बेटा एक साथ छिप गई हैं। डाइस में ये जो विपरीत सतह है ना 1 और 6, ये कभी एक साथ छिप नहीं सकते। देखो, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर में 1 और 6 कहाँ है, तो आप कहोगे सर 1 और 6 ना पीछे छिपे हुए हैं। अगर 1 और 6 पीछे छिपे हुए हैं इसका मतलब वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो बेटा 1 और 6 एक दूसरे को टच कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये तो एक दूसरे की विपरीत नंबर्स हैं। ये तो एक दूसरे की विपरीत नंबर है। बुक का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय बेटा, व्हाइट कलर की बुक है ये। हम्म। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये तो चीटिंग हो गई। AFB आएगा, AFB, AFB था B। ये हमसे ये तो रिपीट हो गया। गलती हो गई थी बी ऑप्शन में, गलती हो गई थी बी ऑप्शन में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं ध्यान दूं बेटा, कौन सी ट्रिक लगाएंगे सर इस क्वेश्चन में? सर इस क्वेश्चन में लगाएंगे टू कॉमन ट्रिक। AF कॉमन है, टू कॉमन ट्रिक लगा दो तो C के विपरीत D है और D के विपरीत C है, और A और F के विपरीत, सर A और F के विपरीत B और E है। अच्छा, ये फिगर क्यों गलत है सर? C और D दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। अच्छा, ये बताओ इस फिगर में C और D कहां पर है? सर C और D जो लेटर है ना, जो एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, वो दोनों इस फिगर में छिपे हुए हैं। दोनों छिपे हुए हैं तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो बेटा दो विपरीत सतह कभी छिप नहीं सकती, C और D एक साथ कभी छिप नहीं सकते, C और D कभी एक साथ छिप नहीं सकते। C और D में से किसी एक लेटर का देखना जरूरी है। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर E और A भी तो एक दूसरे के विपरीत है, ये एक साथ कैसे आ गए? E और A एक दूसरे के विपरीत है, ये एक साथ कैसे दिख गए? देखो बेटा, E के विपरीत A है, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। E के विपरीत A की जगह F भी तो हो सकता है, E के विपरीत A की जगह F भी तो हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि E के विपरीत A ही हो, E के विपरीत F भी हो सकता है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तीन ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, जो बचा वो हमारा आंसर हो गया।
जो बचा वो हमारा आंसर हो गया। क्योंकि ई के विपरीत जरूरी नहीं ए है, ई के विपरीत एफ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बेटा बड़ा आसान है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सत्ता या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। क्योंकि दो विपरीत सत्ताएं ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। समझ रहे हो? अब मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराने वाला हूं। कुछ स्पेशल क्वेश्चन, हमने तीनों ट्रिक सीख ली। पहले मैं एक काम करता हूं, मैंने उन तीनों ट्रिक का रिवीजन कर लेता हूं एक बार। मैं तीनों ट्रिक का रिवीजन आपको करा देता हूं ताकि आप लोग फिर मुझ पर डाउट ना करें। ठीक है, मैं तीनों ही ट्रिक का एक बार रिवीजन करा देता हूँ। 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, पहला नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, है ना। तीनों ही ट्रिक लग जाएंगी। डाइस को सॉल्व करने की सिर्फ यही 3 ट्रिक है और फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप इन तीनों ट्रिक से बना सकते हो। ठीक है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ यही 3 ट्रिक है बेटा डाइस को सॉल्व करने की। देखो सीधी सी बात है, या तो जब दो फिगर आपको दिखाई दे रही होंगी तो या तो दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जैसे डॉलर, परसेंटेज हैज, कॉपीराइट, ट्राइंगल और एट द रेट। या तो दोनों फिगर में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देगा, या फिर दोनों फिगर में 1 2 5 और 5 6 4, या फिर दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन दिखाई देगी, 2 3 4, है ना, 3 6 4, या फिर दोनों फिगर में, हाँ जी, यही 3 क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में लगेगी नो कॉमन ट्रिक। कौन सी ट्रिक लगेगी बेटा? नो कॉमन ट्रिक। इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिख लो। और इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी? इस क्वेश्चन में लगेगी 1 कॉमन ट्रिक। और इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी? इस क्वेश्चन में लगेगी हाँ जी, इस क्वेश्चन में लगेगी 2 कॉमन ट्रिक। ये 3 ही ट्रिक हमने सीखी है। डाइस का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इन तीनों ट्रिक से बाहर नहीं हो सकता। या तो क्वेश्चन नो कॉमन ट्रिक पर बेस्ड होगा, या फिर क्वेश्चन 1 कॉमन ट्रिक पर बेस्ड होगा, या फिर क्वेश्चन 2 कॉमन ट्रिक पर बेस्ड होगा। क्योंकि डाइस को सॉल्व करने की यही 3 ट्रिक है। इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है डाइस को सॉल्व करने की। इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है डाइस को सॉल्व करने की। समझ रहे हो? ये ट्रिक क्या कहती है? सर ये 3 सिंबल डॉलर, परसेंटेज और हैश, डॉलर, परसेंटेज, हैश, इनके विपरीत, डॉलर, परसेंटेज है, इनके विपरीत बाकी के 3 सिंबल होंगे कॉपीराइट, ट्राइंगल और एट द रेट। ये तीनों सिंबल एक साथ रहेंगे, डॉलर, परसेंटेज, हैश, और इन तीनों के विपरीत बाकी के 3 सिंबल होंगे कॉपीराइट, ट्राइंगल और एट द रेट। कॉपीराइट, ट्राइंगल और एट द रेट। समझ रहे हो? हाँ जी। नेक्स्ट, 1 कॉमन ट्रिक कैसे लगेगी? जो नंबर कॉमन है बेटा उसको ऊपर नीचे लिख लो, कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख लो। देन कॉमन से क्लॉकवाइज 512, कॉमन से क्लॉकवाइज 512, और जो काम पहले फिगर में किया वही सेकंड फिगर में कॉमन से क्लॉकवाइज 564, कॉमन से क्लॉकवाइज 564। और बेटा 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा जो दिख नहीं रहा? 1 2 3 नहीं दिख रहा, 3, तो 5 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 5। और 2 कॉमन ट्रिक क्या है? कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ रहे हो? और 3 और 4 के विपरीत क्या होगा? 3 और 4 के विपरीत होगा वो नंबर जो दिख नहीं रहे, 1 और 5। तो अब आप देख लो बेटा, दिस इज नो कॉमन ट्रिक, दिस इज 1 कॉमन ट्रिक एंड दिस इज 2 कॉमन ट्रिक। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डाइस का, तो वो क्वेश्चन बेटा किस पे डिपेंड करेगा? एग्जाम में ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी के साथ आंसर्स होते हैं, बट डेफिनेट आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन ट्रिक में होते हैं। यही 3 ट्रिक है बेटा, डाइस का कोई भी क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होता है।
है ना। एग्जाम में जब डाइस का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस हमें कैसे चूज करने होते हैं ये हमें बहुत अच्छे से आता है। हम ऑप्शंस कैसे चूज करते हैं, ऑप्शंस चूज करना आप बहुत अच्छे से जानते ही हो। अब मैं आप लोगों को ना कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं, है ना, स्पेशल क्वेश्चन। अच्छा, हम दो केस पढ़ चुके हैं। हमने केस फर्स्ट पढ़ लिया 1 फिगर, और ये केस सेकंड पढ़ लिया 2 फिगर क्वेश्चन। अब केस सेकंड के ही ना कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 22। केस सेकंड का ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, हालांकि ये वाला स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, तो बेसिक क्वेश्चन है। 1 2 3, 1 2 3 और 4 6 5। व्हाट इज अपोजिट टू 1? एक के विपरीत क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो 23 है ना, ये है स्पेशल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं किया, इस तरीके का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है ये, बढ़िया, लेटेस्ट अप टू डेट क्वेश्चन। हाँ जी, 1 2 3, 1 2 3 4 6 5। क्वेश्चन है if 3 is opposite to 4, then what is opposite to 6? If 3 is opposite to 4, then what is opposite to 6? यदि 3 के विपरीत 4 है, तब 6 के विपरीत संख्या पता कीजिए। यदि 3 के विपरीत 4 है, तब 6 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, यदि 3 के विपरीत 4 है, तब 6 के विपरीत क्या होगा? ये वर्ष लीप ईयर नहीं बल्कि लीक ईयर है, क्योंकि इस वर्ष में सारे पेपर लीक हैं। बात तो सही है रे यार। इस वर्ष को लीक वर्ष घोषित कर देते हैं, लीप वर्ष की जगह। ये यार सही मैसेज है तुम्हारा। चलो मैं पोस्ट करता हूं इस मैसेज को। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो यहां पर कौन सी ट्रिक लगेगी? नो कॉमन ट्रिक लगेगी। 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 हमेशा एक साथ रहेंगे। इसके विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, इधर 4 5 और 6। तो अगर मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूं, है ना, 4 5 6, इधर 4 5 और 6, देन योर आंसर विल बी इधर 4 5 और 6। अब यहां पर भी आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, यहां पर भी आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, है ना, 4 5 6, इधर 4 5 और 6, और यहां पर एक ऑप्शन देना और चाहूंगा मैं, इधर 5 और 6, इधर 5 और 6। हाँ जी, इधर 5 और 6। अब बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्योंकि नो कॉमन ट्रिक लगा दो। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी तो नो कॉमन ट्रिक लग रही है। 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 है। सर इस क्वेश्चन में भी तो नो कॉमन ट्रिक है। 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस नो कॉमन ट्रिक में कंडीशन दे दी। पता है क्या दे दी? यदि 3 के विपरीत 4 है, हमें एक कंडीशन दे दी कि यदि 3 के विपरीत 4 है, तब 6 के विपरीत क्या होगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो मानक पासा है, दिस इज अ स्टैंडर्डाइज, तो 6 के अपोजिट, सॉरी
देन व्हाट इज अपोजिट टू 1? भैया मैंने गलत ऑप्शन लिख दिए, मैं माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के। देन व्हाट इज अपोजिट टू 1, है ना? तब 6 नहीं, तब 1 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, तब 1 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। हाँ जी। देन व्हाट इज अपोजिट टू 1? व्हाट इज अपोजिट टू 1? सॉरी, यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा? इफ 3 इज अपोजिट टू 4 देन व्हाट इज अपोजिट टू 1? तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यदि 3 के विपरीत 4 है तो पक्का ये मानक पासा है, दिस इज अ स्टैंडर्डाइज। तो भैया 6 1 के विपरीत क्या कर दो? 1 के विपरीत 6 कर दो। तब क्या कर दो? 1 के विपरीत 6 कर दो। इसको स्टैंडर्डाइज बता दो, इसको स्टैंडर्डाइज बना दो। और 3 के विपरीत 4 है तो 1 के विपरीत 6 कर दो। या फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं 3 के विपरीत 4 है तो 1 के विपरीत क्या है? 5 और 6 हो जाएगा, फिर 5 और 6 हो जाएगा। देखो जब आपको पता चल जाए ना दो अपोजिट सरफेस के बारे में, यदि 3 के विपरीत 4 है और ये नो कॉमेंट ट्रिक का क्वेश्चन है और आपको नो कॉमेंट ट्रिक में दो अपोजिट सरफेस बता दे कि ये दोनों डेफिनेटली एक दूसरे की अपोजिट है, तो ये क्वेश्चन ना स्पेशल वन कॉमन ट्रिक की कैटेगरी में आ जाता है। ये क्वेश्चन स्पेशल वन कॉमन ट्रिक की कैटेगरी में आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को ना वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, लेकिन स्पेशल वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे? यदि 3 के विपरीत 4 है तो बेटा 3 और 4 को ऊपर नीचे लिखेंगे हम, और पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूमेंगे 3 1 2, जैसे कि हम करते हैं वन कॉमन ट्रिक में। क्या करते हैं? कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख के कॉमन से क्लॉकवाइज घूमते हैं, कॉमन से क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन इस स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में क्या करना है कि अगर आप पहली फिगर से क्लॉकवाइज घूम रहे हो तब आपको दूसरी फिगर से ना एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अगर आप पहली फिगर से क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो यहां आप क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते, अब आपको ना एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा 4 5 6। अब आप पूछ रहे होगे सर एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमे? क्योंकि बेटा इसको वन कॉमन ट्रिक बनाने के लिए, है ना, मुझे डाइस को घुमाना पड़ेगा। अगर मैं डाइस को घुमा के यहां रख दूं, 3 सामने रख दूं, देखो 4 के विपरीत 3 के विपरीत 4 है, तो 3 के विपरीत अगर 4 है तो 4 यहां पे है, तो 3 ना पीछे है, पीछे 3 सबसे पीछे है। तो अगर मैं 3 को आगे लेके आऊंगा ना, अगर मैं इस फिगर को घुमा दूं, मैं इस फिगर को 2 बार घुमा दूं इस तरीके से, पहली बार दूसरी बार, तो जब मैं 2 बार इस फिगर को घुमाऊंगा, जब मैं 3 को सामने लेकर आऊंगा, जैसे ही मैं इस फिगर को 2 बार रोटेट करूंगा, 3 को यहां सामने रखूंगा, है ना, जैसे ही मैं इस फिगर में 3 देखूंगा तो ये जो 5 और 6 है ना, ये अपनी पोजीशन बदल लेंगे। समझ रहे हो? ये 5 और 6 अपनी पोजीशन बदल लेंगे, 5 यहां जाएगा, 6 यहां जाएगा। अगर आप 3 को सामने लेकर आते हो तो 5 और 6 डेफिनेटली अपनी पोजीशन बदल लेंगे, तभी 3 अपने सामने। अब बेटा वन कॉमन ट्रिक लगाना। अब वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे, 3 और 3 को ऊपर नीचे लिख रहा है, 3 और 3 को ऊपर नीचे लिख रहा है। बेटा जब इसको 2 बार ऐसे घुमाओगे तो 3 तो सामने आ जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा, फिर 6 को साइड में घुमा के लाओगे तो 6 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा। समझ रहे हो? अब आप वन कॉमन ट्रिक लगाओगे तो बेटा 3 1 2 क्लॉकवाइज, और यहां पे जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो 3 5 6 क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज वन कॉमन ट्रिक में है वो यहाँ पे ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में है, यहां पर वो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि बेटा 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, और यहाँ पे 3 से क्लॉकवाइज, अगर आप 3 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 5 6 चलोगे, 3 5 6 3 5 6, या फिर 4 से एंटी क्लॉक। तो जो 4 से एंटी क्लॉक पे है वो 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, आप ये समझो। पता कैसे चलेगा स्पेशल वन कॉमन ट्रिक है? अरे सीधी सी बात है, अगर नो कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है और उस पर अगर एक डेफिनेट नंबर हमें बता रहा है कि ये इसके अपोजिट है, बच्चा सही कह रहा है, 6 बॉटम पे आ जाएगा, फिर बॉटम से तुम ऐसे साइड में घुमा देना, 6 नीचे चला जाएगा ना, तो तुम जो साइड में घुमा देना तो 5 तो आ जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा साइड में। बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 को जब सामने लाओगे तो 6 नीचे चला गया, फिर तुम 6 को ऐसे घुमा दो ना तो 6 साइड में आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा। डाइस से बेटा मैं समझाऊंगा कल, मैं आज अपना डाइस लाना भूल गया, बस थोड़ा सा ये गलती हो गई मुझसे, आज मैं डाइस लाना भूल गया अपना। कल इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे आपको, कल इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा मैं। तो हमसे क्या पूछा? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। तो बेटा 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 1 होगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 24 को देखो,
आप समझ जाओगे, खुद ही समझ जाओगे क्वेश्चन नंबर जब 24 को सॉल्व करोगे। A B F C D A. If B is opposite to D, then what is opposite to A? वन कॉमन ट्रिक में तो बेटा ये कंडीशन दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वन कॉमन ट्रिक में तो सारे आंसर डेफिनेट होते हैं, तो वन कॉमन ट्रिक में तो ये कंडीशन हम दे ही नहीं सकते। इफ 3 is opposite to 5, then what is opposite to 6? Then what is opposite to 6? C, D, E, either C or E. हाँ जी, अब बताओ बेटा ए बी एफ सी डी ई, यानी कि ये नो कॉमन ट्रिक है, लेकिन नो कॉमन ट्रिक में हमें अपोजिट बता रहा है, बी इज अपोजिट टू डी। हमसे कहा जा रहा है यदि बी डी के विपरीत है, यानी कि ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन बन गया है ना। यदि बी डी के विपरीत है तो बी और डी को ऊपर नीचे लिख लो। यदि बी डी के विपरीत है तो अब क्या करेंगे, पहले में क्लॉकवाइज घूमो बी एफ ए, तो दूसरे में बेटा क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, डी सी ई, डी सी ई। क्लॉकवाइज कब घूमते, यहां से क्लॉकवाइज तब घूमते जब यहां पे डी की जगह बी होता, लेकिन अब हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज डी सी ई। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे है डाइस में, यही एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स है। तो भैया यदि बी के विपरीत डी है तब ए के विपरीत क्या होगा, तब ए के विपरीत ई होगा, तब ए के विपरीत ई होगा। लेकिन यहां पर कोई स्पेशल वन कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी। स्पेशल वन कॉमन ट्रिक नो कॉमन वाले क्वेश्चन में लगती है, वन कॉमन वाले तो वैसे ही ऑलरेडी सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, टू कॉमन में भी स्पेशल वन कॉमन ट्रिक काम नहीं करेगी। 2 3 कॉमन है, एक के पीछे 4, 4 के पीछे 1, और 2 और 3 के पीछे क्या है 5 और 6। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, यदि 3 5 के विपरीत है, यदि 3 5 के विपरीत है तो डेफिनेटली 6 किसके विपरीत होगा। अगर 5 के विपरीत 3 है तो डेफिनेटली 6 किसके विपरीत होगा सर, डेफिनेटली 6 2 के विपरीत होगा। अगर बेटा 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, अगर क्वेश्चन में दिया है इफ 3 इज अपोजिट टू 5, अगर भैया 3 5 के विपरीत है तो डेफिनेटली फिर 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 6 के विपरीत क्या होगा 2 होगा। तो यहां पे कोई स्पेशल वन कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी, यहां लगेगी स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। समझ गए? और वन कॉमन वाले में तो कंडीशन में दे ही नहीं सकता, क्योंकि वन कॉमन में तो कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, वहां तो सारे आंसर हमारे डेफिनेट होते हैं। तो कुल मिलाकर हमने केस फर्स्ट पढ़ लिया, वन फिगर के सारे क्वेश्चन हमने निपटा डाले। हमने केस सेकंड पढ़ लिया, 2 फिगर के हमने सारे क्वेश्चन निपटा डाले। तो कुल मिलाकर डाइस के होते हैं 5 केस, और 5 में से ये 2 केसेस हमने पढ़ लिए। कल शुरुआत करेंगे हम केस थर्ड से, मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन,
और कल हम केस 4 भी स्टार्ट कर देंगे, यानी कि ओपन डाइस। ठीक है, हाँ जी। तो कल भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कल के बाद परसों भी हम केस 4 ही पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे केस 5, तब जाके ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। तो अभी कम से कम 3 क्लासेस और बची हुई हैं इस चैप्टर की। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, 3 क्लासेस और बची हैं। ठीक है चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू। सर आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लिखो 98971 98971, आगे डम डिगा डम। अबे कांटेक्ट नंबर कैसे दे दे? 50 लाख बच्चे हैं, मरवाने की चक्कर में हो गया हमें। मैं कांटेक्ट नंबर दे दूं और मैं दिन भर फोन ही रिसीव करता रह जाऊं। 50 लाख बच्चे हैं करीबल प्लेटफॉर्म पर, है जान खा लेंगे मेरी फोन कर करके। लव यू, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो बेटा, मैसेंजर में, मेरी टीम मेरे को बता देगी। और मेरी बुक में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर मेरी बुक के अंदर, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप उस पर क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप। लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू।